हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग एचटेट पीजीटी पेपर थर्ड फिजिक्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको पीवाईक्यूज करा रहा हूँ। तो अगले 10 से 12 दिनों में आपको पीवाईक्यूज मिलने वाले एचटेट के। करीबन 2 से 3 पेपर के हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, और ये पीवाईक्यूज जो है इनके सॉल्यूशंस ऑथेंटिक मैंने कराने की कोशिश की है। फिर भी कोई गड़बड़ हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अगर एचटेट के पीवाईक्यूज है तो एचटेट वाले ही करेंगे। अगर आप लोग यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ उसके सिलेबस में भी ये टॉपिक्स हैं, तो ये पीवाईक्यूज वहाँ पर भी काम आएंगे। इसी तरह से आप यूपी जीआईसी लेक्चरर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये टॉपिक काम आने वाले हैं आपको। सिमिलरली आप लोग एचपीआरसीए की जो पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये टॉपिक आपको काम आने वाले हैं। यानी कि कोई भी पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम, मास्टर कैडर का एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम, उन सभी जगह पर आपको ये पीवाईक्यूज काम आने वाले हैं। और वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है 0.56 म्यू एच इंडक्टर, एक इंडक्टर दिया है जिसका इंडक्टेंस जो दिया गया है वो दिया गया है 0.56। तो यहाँ पर इंडक्टेंस जो है वो है 0.56 म्यू एच। उसके साथ हमें ये बोला गया है इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ अ ट्यूनिंग सर्किट इन अ रेडियो। एक रेडियो के अंदर ट्यूनिंग सर्किट की तरह इसको यूज किया जाता है। तो ट्यूनिंग सर्किट का मतलब सीधा सा यहाँ से निकाल लो, रेजोनेंस की कंडीशन हो रही है। किसकी कंडीशन हो रही है? रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन बनेगी भैया यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी रेजोनेंस। Assuming that the inductor is ideal इंडक्टर है, कोई लॉस नहीं है। The capacitance of capacitor that has the same reactance at a frequency of 90, फ्रिक्वेंसी जो दी हुई है वो 90.9 है। और कहानी ये बोला है कि सेम रिएक्टेंस मतलब XL इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? XC होना चाहिए। ये कंडीशन बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैथमेटिक्स लगा के C की वैल्यू निकाल लो। तो कैसे निकालोगे? यहाँ पर दोनों की रिएक्टेंस को बराबर करो, XL इक्वल्स टू XC। XL बराबर होता है ओमेगा L और XC बराबर होता है 1/ωc। तो यहां से आपको निकालना है C, तो C बराबर हो जाएगा 1/ω²L। अब सवाल ये है ओमेगा कैसे निकाले? तो ओमेगा बराबर होता है 2πf। तो यहां से F की वैल्यू दी है 90.9, तो ये रखोगे आप 2π और ये हो जाएगा 90.9 और इंटू 10⁻6। 10⁻6 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये मेगा हर्ट्ज में। तो यहां से ओमेगा को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 5.712 इंटू 10⁸ हर्ट्ज। अब ये वैल्यू यहाँ पर रखनी है आपको। तो C की वैल्यू 1 इसका स्क्वायर करना है 5.712 इंटू 10⁸ इसका स्क्वायर, और L की वैल्यू कितनी है? 0.56 म्यू का मतलब 10⁻⁻6। इसको आपको करना है सिंप्लीफाई करोगे आंसर आएगा 5.5 पिकोफैरेड में आंसर आएगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5.5, जो कि आंसर हो जाएगा सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अ सोर्स ऑफ लाइट 6 सेंटीमीटर हाई, 6 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है सोर्स ऑफ लाइट की, HI है ना, जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट दी हुई है। तो वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। लोकेटेड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से 60 सेंटीमीटर पर है, यानी कि U की जो वैल्यू है वो -60 दी हुई है, -60 सेंटीमीटर। उस फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की माइनस में लेते हैं तो -20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गया। हमें बताना है किस नेचर का होगा, साइज क्या होगा, लोकेशन ऑफ द इमेज क्या होगी। यानी कि पहले तो V की वैल्यू निकाल लें। तो V की वैल्यू निकालें उसके लिए हम लगा लेते हैं मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें? मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला यूज करोगे तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ वैल्यू डाल दो, तो -1/20। यहाँ u की वैल्यू हो गई -1/60, आपको निकालना है v। तो यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेना भाई, मैंने किए हुए हैं इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो v की वैल्यू आएगी -30, माइनस में आ गया इसका मतलब कौन सी इमेज बनेगी? रियल। माइनस में आ गया इसका मतलब इमेज कौन सी बनेगी? रियल। तो ये इमेजिनरी वाले तो काटो, तो रियल बनेगी, है ना। अब उसके बाद मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करो। तो मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन मिरर के लिए, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, तो मिरर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है m इक्वल्स टू -v/u। माइनस ही रह गया, v की वैल्यू -30 और u की वैल्यू -60, तो यहाँ से आंसर आ गया -1/2। m की वैल्यू माइनस आ गई, इसका मतलब ये क्या बन रहा होगा? इन्वर्टेड बन रहा होगा।
है ना। तो इसका मतलब क्या बन रहा होगा, इन्वर्टेड। तो आंसर तो तुम्हारा सेकंड आ गया। तो अब यहां से ये -1/2 आया, दैट मीन्स कि इन्वर्टेड है और रियल है। अब आपको निकालनी है ऑब्जेक्ट की इमेज, है ना, ऑब्जेक्ट का साइज। तो ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया m इक्वल्स टू, ये बराबर हो गया HI/H0, m इक्वल्स टू HI/H0, ये हमारे पास हो गया, नहीं HO, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। तो यहां से ये किसके बराबर हो जाएगा, HO/HI। तो HO किसके बराबर हो गया, m इंटू HI। तो m की वैल्यू कितनी आई है, -1/2, और HI हमारे पास कितना था, 6 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3 सेंटीमीटर। क्या वैल्यू आ जाएगी, -3 सेंटीमीटर। तो आंसर जो हमारे पास आ गया वो क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, सेकंड, रियल, इन्वर्टेड, -3 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनमें से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी नहीं है। तो पहला तो है कि प्रॉपर्टीज में अगर लिखूं तो प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। तो ईएम वेव की प्रॉपर्टीज हम लिखें तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो है शो करती है इंटरफेरेंस भी, डायफ्रैक्शन भी और पोलराइजेशन भी। तो दिस शोज these waves shows interference, polarization एंड डायफ्रैक्शन। तो ये इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डायफ्रैक्शन तीनों शो करती है। पहला हमें बताना है कौन प्रॉपर्टी नहीं है। तो पहला तो आपका हो गया सही। फिर दूसरा जो है, दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। तो E एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ ऑसिलेट्स इन सेम फेज, ऑसिलेट्स इन सेम फेज। दोनों सेम फेज के अंदर क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। तो दूसरे में लिखा है इन दिस वेव्स द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि ये भी सही है। फिर थर्ड पे आओ, दीज वेव कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती क्योंकि ये क्या होती है, न्यूट्रल होती है। तो EM waves are neutral, EM waves are neutral, so they cannot be deflected, they cannot be deflected by external electric and magnetic field। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होगी। यहां पर लिखा है डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये हमारा गलत हो गया। और फोर्थ वाला जो लिखा हुआ है, फोर्थ में लिखा हुआ है दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो EM waves आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज। तो EM वेव्स जो हैं वो किससे प्रोड्यूस होती हैं, वो एक्सेलरेटिंग चार्ज से प्रोड्यूस होती है। तो सही हो गया फोर्थ भी। तो हमें चुनना है गलत। तो गलत कौन सा हो गया, गलत हो गया हमारे पास थर्ड। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 nm। तो लैम्बडा जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 600 nm, यानी कि नैनोमीटर। फॉल्स नॉर्मली ऑन अ स्ट्रेट स्लिट ऑफ विड्थ, स्लिट की जो विड्थ दी है वो दी है 0.2 mm। तो A से हम लिखते हैं, तो ये 0.2 mm हो गया, यानी कि ये हो गया 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। द लीनियर विड्थ हमें निकालनी है एज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 2 मीटर अवे। तो लीनियर विड्थ हमें निकालनी है और कैपिटल D की जो वैल्यू है वो दी है 2 मीटर। तो ये सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन हो गया। तो फॉर सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन, तो इस केस में हमारे पास विड्थ जो होगी सेंट्रल मैक्सिमा की, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होगी वो किसके बराबर होगी, 2d लैम्बडा अपॉन a। तो यहां वैल्यू डालनी है, तो 2 इंटू लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 600 nm, तो 600 इंटू 10⁻⁹। d जो है उसकी वैल्यू है 2 मीटर
और A जो है उसकी वैल्यू है 0.2 इंटू 10⁻³ तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये 2 से 2 कट गया, 1 0 से ये उठ के ऊपर चला गया, यहाँ से ये 10 आ गया और ये ऊपर चला गया तो यहाँ से बना 12, 2 0 ये 3 2 5 और 1 6 तो यहाँ से बना 10⁻³ तो यहाँ से मैं इसको लिख दूंगा 1.2 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सेकंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम आइसोस्पिन एंड स्ट्रेंजनेस वैल्यू। इनमें से कौन सा जो पेयर है उसकी आइसोस्पिन और स्ट्रेंजनेस नंबर सेम है। तो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स, तो वो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, उसके बाद उनका आइसोस्पिन और स्ट्रेंजनेस नंबर, ये तीनों हमने लिख लिए। तो पार्टिकल हमारे पास प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर गामा पार्टिकल और फिर इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का जो आइसोस्पिन वो 1/2, न्यूट्रॉन का आइसोस्पिन 1/2, गामा का आइसोस्पिन 0 और इलेक्ट्रॉन का आइसोस्पिन 0। स्ट्रेंजनेस नंबर 0 0 0 0, इन सभी के स्ट्रेंजनेस नंबर क्या आ गए, 0 आ गए। तो हमें ये बताना है कौन सा पेयर है जहां पर ये सेम हो रहा है। तो पेयर कौन सा हो गया, ये हो गया गामा और ई। तो गामा और ई यानी कि हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा आ गया, 4th आ गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। इनमें से कौन सॉफ्ट आयरन से नहीं बनता। तो परमानेंट मैग्नेट जो है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से बनती है, जैसे कि मैग्नेट ऑफ लाउड स्पीकर वो परमानेंट मैग्नेट होती है। तो परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ये किसकी बनी होती है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। जैसे कि लाउड स्पीकर मैग्नेट इज परमानेंट, तो लाउड स्पीकर की जो मैग्नेट है वो क्या होती है, परमानेंट होती है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा। नेक्स्ट है, चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस विदाउट चेंज इन वेलोसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। इनमें से पॉसिबल कौन नहीं है, ये पूछा है। तो फॉर नॉट चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो, उसके लिए जो लॉरेंज फोर्स है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। लॉरेंज फोर्स क्या, QE + V क्रॉस B इक्वल्स टू 0। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो ये 0 होना चाहिए। अब एक एक करके कंडीशन चेक करो। पहला वाला जो लिखा है यहाँ पर E 0 है और B भी 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है। हमें ये पूछा है कौन पॉसिबल नहीं है। दूसरे में लिखा है E की वैल्यू 0 हो जाए और B की वैल्यू 0 नहीं हो। तो E की वैल्यू आप 0 करोगे तो ये बनेगा QV क्रॉस B, ये बनेगा। और इफ V पैरेलल टू B आ गया, यानी कि वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गई, तो V क्रॉस B क्या हो जाएगा, 0, और V क्रॉस B 0 हो जाएगा तो F की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, यानी कि ये भी पॉसिबल है। तो सेकंड वाला भी क्या है, पॉसिबल है। फिर थर्ड पे आओ, थर्ड पे लिखा है E इज नॉट इक्वल्स टू 0 और B इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, F इक्वल्स टू QE, और F इक्वल्स टू QE बनेगा तो ये दे देगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन दे देगा तो यहाँ से बन जाएगा QE अपॉन M, और यहाँ से जो वेलोसिटी है वो AT यानी कि QE अपॉन MT। तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ से किसकी कंडीशन बन गई, नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा वाला जो है वो पॉसिबल नहीं है। फिर आओ चौथे पे, फोर्थ को आप चेक करोगे तो यहाँ पर लिखा है E इज नॉट इक्वल्स टू 0 और B इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ बन रहा है Q और E प्लस V क्रॉस B, ये बन रहा है। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो E है, B है, B बराबर होता है E अपॉन V। तो यदि हमारे पास E जो है वो बन जाए माइनस V क्रॉस B, ये बन जाए, तो फिर उस केस में F की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है ना। तो इफ E इक्वल्स टू माइनस V क्रॉस B हो गया ब्रैकेट में ये, तो F की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, यानी कि ये भी एक पॉसिबल केस है। हमें पूछा है कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल कौन सा नहीं है, थर्ड वाला पॉसिबल नहीं है, थर्ड वाला जो है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, इफ अ मैग्नेटिक डाइपोल MZ is kept at origin in magnetic material of susceptibility chi
M the auxiliary field H at R is not equals to 0 satisfies। पहले तो सबसे पहले हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए क्या लिखते हैं हम, कर्ल ऑफ H इक्वल्स टू JF, ये हम लिखते हैं। अब क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल है और वो प्लेस है ओरिजिन पर, सिंस मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड एट ओरिजिन, तो यहां पर जो फ्री करंट है वो क्या होगी, अवेलेबल नहीं होगी। हैंस JF की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी यहाँ पर। तो फ्री करंट नहीं है यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल है तो यहाँ पर फ्री करंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्ल ऑफ H इक्वल्स टू क्या बन गया, 0 बन गया। तो कर्ल ऑफ H 0 बन गया, यानी कि तुम्हारा जो एलिमिनेट हो गया ऑप्शन सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया। अब उसके बाद दूसरी जो कंडीशन है, हम ये जानते हैं कि जो गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स है वो लिखा होता है डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल्स टू 0, ये लिखा होता है डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल्स टू 0, और B बराबर होता है म्यू नॉट H प्लस M। M क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ, ये B की जगह मैं लिख दूं म्यू नॉट H प्लस M और ये 0, पर क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, डाइपोल लिखा हुआ है, तो फॉर डाइपोल डाइवर्जेंस ऑफ H ये 0 नहीं हो सकता। फॉर डाइपोल डाइवर्जेंस ऑफ H 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि फॉर मैग्नेटिक डाइपोल हम ये लिख सकते हैं H की जो वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट के फॉर्म में, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल है ना, मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। ये जो है ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, ये लिखा हुआ है मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। तो यहाँ से जो फाई m है उसकी वैल्यू को हम पोटेंशियल के फॉर्म में लिखे, तो डाइपोल के फॉर्म में, तो m डॉट आर कैप अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखता है। तो अगर मैग्नेटिक डाइपोल प्रेजेंट है तो आप डाइवर्जेंस ऑफ H को आप 0 नहीं लिख सकते, यानी कि जो पहला वाला है उसमें लिखा हुआ है तो ये भी कट गया। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ गया, वो आ गया थर्ड। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। ठीक, नेक्स्ट, अ पर्सन विद नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर reads a book of small font using a magnifying lens, a thin convex lens of focal length 5 centimeter. The nearest and farthest distance at which he can read a book when viewed through a magnifying glass is. farthest distance का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पर रखा है। तो for farthest distance, तो farthest distance का मतलब है ऑब्जेक्ट एज इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, इनफाइनाइट पर। तो उस केस में जो u है, फारदेस्ट डिस्टेंस मतलब जो कहां पर है, इनफाइनाइट पर, तो एट इनफाइनाइट। उस केस में हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगा, फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा, है ना। किसके बराबर हो जाएगा, फोकल लेंथ। तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, -5 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, और नियरेस्ट पॉइंट के लिए, फॉर नियरेस्ट पॉइंट का मतलब होगा कि जो हमारे पास यहाँ पर v की वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी -25 सेंटीमीटर। तो -25 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -25 सेंटीमीटर। ये u है, v है v, तो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -25 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, -25 सेंटीमीटर। ये नियरेस्ट पॉइंट के लिए हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंस के लिए 1/f 1/v - 1/u, ये फॉर्मूला होता है। तो f की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 1/5 हो गया। v की वैल्यू कितनी हो गई है, 25, तो ये हो गया -1/25। कितना हो गया, -1/25। और यहाँ से u की वैल्यू निकालनी, तो u की वैल्यू आएगी -25/6 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी -25/6 सेंटीमीटर। तो आंसर जो हमारे पास है वो क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना, फारदेस्ट पॉइंट का मतलब क्या है और नियरेस्ट पॉइंट का मतलब क्या है। ठीक है, ये आप याद रखना। अ पर्सन विद नॉर्मल नियर पॉइंट रीड्स अ बुक। ठीक है, तो ये याद रखना आप। नेक्स्ट,
द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर फॉर अ कॉमन एमिटर अरेंजमेंट, कॉमन एमिटर अरेंजमेंट के लिए करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर 59 दिया है। अब ये सवाल ये है कि मैंने बीटा क्यों लिखा है इसको, क्योंकि अल्फा जो है वो हमेशा कितने से कम होता है, वो 1 से कम होता है ऑलवेज, और जो बीटा है उसकी वैल्यू 20 से स्टार्ट होकर और 500 तक जाती, तो इसलिए मैंने किसके लिखा है, बीटा को लिखा है। और कॉमन एमिटर अरेंजमेंट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, आई सी इक्वल्स टू अल्फा आई बी, आई सी इक्वल्स टू अल्फा आई ई, ये हमारे पास बी नहीं ई आएगा ये, तो ये हमारे पास किसके लिए होता है, कॉमन एमिटर अरेंजमेंट के लिए होता है, कॉमन एमिटर अरेंजमेंट के लिए। तो यहां से हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो बीटा और अल्फा में रिलेशन अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, तो यहां से हो जाएगा 59 अपॉन 60। तो अब मैं ये वैल्यू यहाँ डालूंगा, तो अल्फा की वैल्यू 59 अपॉन 60 और आई ई जो है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 मिली एम्पियर दी हुई है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, तो 5 इंटू 59 अपॉन 60, तो ये आंसर आएगा 4.92, आंसर आ जाएगा 4.92 मिली एम्पियर, आंसर आ जाएगा 4.92 मिली एम्पियर। नेक्स्ट, द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्बडा of radioactive element is 0.00231 per day, its half लाइफ पीरियड और एवरेज लाइफ निकालनी है। तो हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है वो होता है 0.693 अपॉन लेमडा, तो 0.693 और लेमडा से डिवाइड कर दो तो 0.00231, इससे डिवाइड कर दो 0.00231, तो 0.693 अपॉन 0.00231 इससे डिवाइड किया तो ये आ गया 300, तो यहाँ से हाफ लाइफ कितनी आ गई, 300 आ गई। तो ये वाले दोनों ऑप्शन ही कट गए, आंसर आ गया तुम्हारा, पहला आंसर आ गया है ना। आंसर कौन सा आ गया, पहला। फिर भी जो एवरेज लाइफ होती है, एवरेज लाइफ, तो टी एवरेज बराबर होता है 1 अपॉन लेमडा, तो ये हो जाएगा 1.00231, तो इसको भी डिवाइड कर दो 1.00231, तो आंसर आ जाएगा 432.9, तो यहाँ से आ जाएगा 432.9, तो फर्स्ट आंसर आ गया। बाकी तो वैसे पहले ही आ गया था और ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे। नेक्स्ट, व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गोज थ्रू अ हिस्टैरिस लूप इट्स मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी कैन नॉट बी। तो ड्यूरिंग हिस्टैरिस हमारे पास जो सस्पेक्टेबिलिटी है वो बराबर होती है dm अपॉन डी. सस्पेक्टेबिलिटी किसके बराबर होती है, हिस्टैरिस के दौरान dm अपॉन डी. तो ये वेरी कर सकती है, बिकम वेरी लार्ज भी हो सकती है, जीरो के बराबर भी पहुंच सकती है, इसके लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए इन हिस्टैरिस लूप, ठीक है। तो इसकी एक कोई फिक्स वैल्यू होगी, तो इसकी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होगी। तो यहां पर लिखा है ए मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी कैन नॉट बी अ फिक्स वैल्यू, ये जीरो भी हो सकता है, ये इनफाइनाइट भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो कैन वेरी widely become very large का मतलब इनफाइनाइट और नियरली जीरो और नेगेटिव फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन हिस्टैरिस लूप हिस्टैरिस लूप के अंदर इसकी ये सारी वैल्यू आ सकती है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। टाइप ऑफ रेडिएशन या वेव दिया हुआ है, विजिबल लाइट है, दूसरा है रेडियो वेव, तीसरा है अल्ट्रावायलेट और चौथा है इंफ्रारेड। इनका जो प्रोडक्शन है, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, दूसरा है इलेक्ट्रॉन्स इन एटम एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। तो हमें ये बताना है कौन सा किससे मैच कर रहा है। तो पहला हमारे पास है विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। फिर उसके बाद बी, देखो विजिबल लाइट के लिए क्या आएगा, विजिबल लाइट, अगर मैं विजिबल लाइट के लिए लिखता हूं विजिबल लाइट,
तो विजिबल लाइट का प्रोडक्शन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। तो ये विजिबल लाइट के लिए आएगा सेकंड। तो सेकंड कहाँ कहाँ है? तो ये फर्स्ट और थर्ड तो काट दो। उसके बाद रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स जो है, रेडियो वेव्स का प्रोडक्शन कैसा होगा? रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। तो रेडियो वेव्स के लिए आ गया फोर्थ। तो इसका मतलब सेकंड भी कट हो गया, तो आंसर हमारे पास हो गया फोर्थ। तो ये याद रखना है, याद करने वाला क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला है कि किसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो विजिबल लाइट का कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स इन एटम एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। रेडियो वेव्स रैपिड एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। अल्ट्रावायलेट का क्या हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट का हो जाएगा इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ये किसका हो जाएगा? यूवी का। तो यूवी का क्या हो जाएगा? थर्ड। और देन इंफ्रारेड का क्या हो जाएगा? वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो इंफ्रारेड का क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड इसका आ जाएगा फर्स्ट, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट, एन आइडियल एयर कोर सोलेनॉइड हैज अ रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर, a length of 12 centimeter and number of turns are 900. The solenoid carries a current of 2 ampere. The energy stored in the solenoid. तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ LI स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर L निकालना पड़ेगा। तो L फॉर सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L। तो म्यू नॉट जो है उसकी वैल्यू आप क्या रख सकते हो? आप रख सकते हो 4 पाई इंटू 10 पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो है 9000, इसका स्क्वायर कर दो। एरिया रखोगे पाई आर स्क्वायर, तो आर की जो वैल्यू है 2 सेंटीमीटर है, तो इसको आप लिख लो 2 इंटू 10 पावर -2 इसका स्क्वायर। और जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 10 पावर -2 करो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14, ठीक है, इंटू 81 और इंटू 4 अपॉन 12, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1.066। यहाँ से आंसर आएगा 1.066। ये हमारे पास इंडक्टेंस आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपको यहाँ रखनी है। तो U इक्वल्स टू 1/2, 1.066, और I कितना है? 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर कर दो। तो 1.066 इंटू 4 अपॉन 2, तो आंसर आ गया 2.13। तो 2.132 जूल। तो यहां से मैच कौन सा ऑप्शन कर रहा है? सेकंड, फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट, अ पॉजिट्रोनियम एटम इज अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन दैट ऑर्बिट ईच अदर। द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन पॉजिट्रोनियम आर n टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग लाइन इन हाइड्रोजन एटम। द वैल्यू ऑफ n इज, n की वैल्यू हमें बतानी है। तो रेडबर्ग कांस्टेंट होता है एक रेडबर्ग। तो फॉर हाइड्रोजन एटम रेडबर्ग कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर होता है? म्यू का मतलब होता है कंबाइंड मास, है ना, डाइपोल की तरह काम करता है। तो क्या? कंबाइंड मास। तो म्यू, और ये किसके बराबर हो जाएगा? म्यू ई या म्यू एच, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। ये किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। अब आप किसके लिए निकालो? पॉजिट्रोनियम। तो पॉजिट्रोनियम के लिए आप रिड्यूस मास की वैल्यू निकाल लो। पॉजिट्रोनियम, तो पॉजिट्रोनियम के लिए रिड्यूस मास की वैल्यू निकालोगे तो ये बराबर आएगा म्यू एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिया हुआ है ना, MEmP अपॉन Me प्लस MP। अब ये दोनों लगभग बराबर है, तो यहां से Me इंटू Me अपॉन Me प्लस Me, तो ये हो जाएगा Me अपॉन 2। किसके बराबर हो जाएगा? Me अपॉन 2। तो यहां से रेडबर्ग कांस्टेंट हाइड्रोजन का अपॉन रेडबर्ग कांस्टेंट किसका? पॉजिट्रोनियम का। ये बराबर हो जाएगा किसके? Me। यहां इसको Me लिख दो, Me। तो ये हो गया Me अपॉन, ये हो जाएगा Me अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 2। तो रेडबर्ग ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेडबर्ग ऑफ पॉजिट्रोनियम इक्वल्स टू 2 आ गया। अब जो लैम्डा है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। तो यहां से आ जाएगा लैम्डा H अपॉन लैम्डा P इक्वल्स टू 2। यहां से क्या आ जाएगा?
नहीं, उल्टा लिखा मैंने, उल्टा लिख दिया मैंने, एक मिनट। तो आर पी इक्वल्स टू, उल्टा लिख दिया ना, आर पी इक्वल्स टू आर एच बाई टू, ठीक लिखा है। तो आर पी इक्वल्स टू हो गया आर एच बाई टू, ये हो गया। और आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्बडा के, तो यहां से बनेगा 1 लैम्बडा पी, और ये 2 और ये लैम्बडा एच। तो यहां से लैम्बडा पी बराबर हो गया 2 लैम्बडा एच। लैम्बडा पी किसके बराबर हो गया? 2 लैम्बडा एच। तो हमें पूछा है द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन पॉजिट्रोनियम आर n टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग लाइन इन हाइड्रोजन एटम। तो लैम्बडा पी इक्वल्स टू n लैम्बडा एच। इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। नेक्स्ट, आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कोहेरेंट सोर्स बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जो वो होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। फ्रेनल बाइप्रिज्म है, ये भी किससे होता है? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से। लॉयड्स मिरर है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से। न्यूटन रिंग्स जो होती है वो किससे होती है? न्यूटन रिंग्स वो होती है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से। नहीं सॉरी, हमें पूछा है मेथड प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्स, ये डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट आएगा, एम्पलीट्यूड नहीं आएगा। ये तीनों ये आएंगे डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेनल बाइप्रिज्म और लॉयड मिरर, ये तीनों डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। और ये वाला जो है ये क्या है? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो हमें ये पूछा गया है कि इन चारों में से कौन जो है वो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने का तरीका है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? 4th आ जाएगा। नेक्स्ट, एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हालांकि एन टाइप है मतलब मेजोरिटी चार्ज करियर कौन है? इलेक्ट्रॉन है, पर जो होल्स हैं वो उतना ही अमाउंट का क्या चार्ज प्रोवाइड करा देते? पॉजिटिव। तो वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाता है। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, बाय।